जब से व्यक्ति पैदा हुआ है और जब तक मरेगा उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज काम करती है, एनर्जी। वास्तु इज द सेकंड नेम ऑफ एनर्जी। वास्तु को अंधविश्वास मानते हैं। क्या आपको नहीं लगता आज भी बड़े लोग राजा ही हैं? एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, एक मीडियम आदमी और एक छोटा व्यक्ति जी। इसी कश्मकश में लगा रहता है कि वो काम करता है नहीं करता है, वास्तु विद्या काम करती है, और जितने बड़े लोग हैं वो उसको फॉलो करके चुपचाप उससे आगे निकल जाते हैं। मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो उसके बाद मैं 2010 से लगभग वास्तु मैंने पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करनी शुरू की। क्या वास्तु में साइंस और लॉजिक के लिए कोई जगह है? मेरा कहना है वास्तु 100% साइंस है, बस समझने की आवश्यकता है। तरक्की तो उनकी भी होती है जो वास्तु नहीं मानते हैं, लेकिन होता क्या है, वास्तु आपके बीच के गड्ढों को आसान करता है। बस साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, जिसको पराक्रम की दिशा बोलते हैं, वहाँ पर भी बेडरूम बनाया जा सकता है। बीमार है व्यक्ति, उसके काम धंधों में इशू आ रहे हैं, तो ये पहला साइन है कि व्यक्ति को किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए। मंदिर के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन क्या रहती है? जो बांके बिहारी मंदिर है ये देखिए, आप नया राम मंदिर बना है वो देखिए, आप जगन्नाथपुरी देखिए, ये सारे के सारे इस तरह से अलाइंड है कि मूर्ति वेस्ट में है और व्यक्ति ईस्ट में खड़े होके ईस्ट की तरफ वेस्ट में देख के भगवान की पूजा करता है। कभी किसी नास्तिक को आपने कन्विंस किया है? उस व्यक्ति का जवाब यह था कि नहीं भैया मैं करवा नहीं पाऊंगा चेंजेस, और मैंने उस दिन के बाद से आज उनकी 5वीं प्रॉपर्टी बनाऊंगा। 10 साल में मैं उनकी 5 प्रॉपर्टीज बनवाया। उनका बिलीफ एकदम ऐसा चेंज हुआ उस वास्तु को लेके। रिलेशनशिप में वास्तु मैटर करता है? रिलेशनशिप, ग्रोथ, फन, अट्रैक्शन बिटवीन दी हस्बैंड एंड वाइफ, सब चीज़ में बिल्कुल मैटर करता है। पहले जनरली आदमी क्या करता है, घर से बाहर निकल जाता है। अब क्या वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू हो गया। घर की एनर्जीज अगर अच्छी नहीं होंगी, क्योंकि उस केस में जिसमें वो ऑफिस जा रहा है उसको 2 एनर्जी सूट कर रही है, लेकिन अगर वो घर पे रह रहा है और उसके घर की एनर्जीज अगर उसके हिसाब से अलाइंड नहीं है तो क्या होगा, झगड़े ही बढ़ेंगे। इंडिया की डेवलपमेंट और जो इंडिया की जो डायरेक्शंस है, इसमें वास्तु का रोल? जिस शहर में हम रहते हैं उसके सेंटर से आप चेक कीजिएगा, साउथ और वेस्ट हमेशा फ्लरिश कर रहा होगा। इंडिया का साउथ और वेस्ट क्या है, गुजरात और मुंबई ग्रोथ कर रहे हैं वो लोग, 100% ग्रोथ कर रहे हैं। किसी के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सिर्फ लाल रंग का पेंट कर दो, आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। रिलेशनशिप प्रॉब्लम तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे उसके घर के अंदर विदिन 15 डेज। तो जब आपके पास बिजनेसमैन आते हैं तो मोस्टली क्या कॉमन प्रॉब्लम्स आपके सामने आती है? बिना नक्शे के वास्तु अगर आप करा रहे हो तो नुकसान होने के चांसेस 99% हैं। Hi everyone, this is Ashu Dhariwal and welcome back to my new podcast. क्या घर की डायरेक्शन बदलने से जिंदगी की जो डायरेक्शन है क्या वो सच में बदल जाती है? क्या वास्तु एक परंपरा और बिलीफ है या इसके पीछे साइंस या लॉजिक है? और सबसे बड़ा सवाल कि जो लोग वास्तु को मानते हैं क्या उन्हें इसका फायदा भी मिलता है या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट है? आज इन बड़े सवालों पर बात करने के लिए हमारी गेस्ट चेयर पर है वास्तु एक्सपर्ट चंद्रेश शर्मा जी, जिन्हें 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और जो फाउंडर है वास्तु विद्या बाय CSK। इन्होंने देश विदेश में अपनी सेवाएं भी दी हैं और आज के इन जरूरी सवालों पर हम बात करेंगे। तो इस पॉडकास्ट में आखिर तक बने रहना, क्योंकि हो सकता है आज का ये वास्तु पॉडकास्ट देखने के बाद आपका नजरिया और सोच दोनों बदल जाए। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले हम आपकी जर्नी पर बात करना चाहेंगे कि ये जर्नी कैसे तय की आपने वास्तु की? तो सबसे पहले मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अच्छा। तो उसके बाद मैं 2010 से लगभग वास्तु मैंने पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करनी शुरू की। पढ़ाई और प्रैक्टिस दोनों साथ के साथ हमेशा एक जीवन की मेरी शैली रही है, और पिछले 16 साल से मैं देश विदेश में बहुत सारे ब्रांड्स कॉरपोरेट्स को इस वास्तु की विद्या को लोगों के जीवन में पहुंचा रहा हूं। साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी भी इसके साथ में करके मैं लोगों के जीवन में इसके शुभ परिणाम लोगों को प्राप्त करा के इस प्रैक्टिस को आगे साथ में बढ़ा रहा हूँ। जी। तो आपको ये वास्तु का इंटरेस्ट कहाँ से आया? क्या जिंदगी में ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आया था जो आपको वास्तु की तरफ खींच कर ले आया? देखिए, हर कोई लाइफ में ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चलती है, फिर वो उस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढने के लिए लोगों से मिलता है। तो जब मैं सबसे पहले कंसल्टेंट के पास गया था, उन्होंने बोला था कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो कंपनी से ज़्यादा बेहतर आपके लिए क्या है, वास्तु एस्ट्रोलॉजी जैसे विद्या। हर किसी को अपना एक, जैसे मैं आज लोगों के चार्ट पढ़ के उनको उनके प्रोफेशन बताता हूँ, तो वो मेरी लाइफ की जर्नी की, या आप कह लो एक नई जर्नी की शुरुआत थी, जहाँ से मैंने एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को पढ़ना शुरू किया था। उसके बाद से पिछले मतलब मैंने ये देखा कि जिस फील्ड में उन्होंने मुझे बताया था मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और बहुत से लोगों के जीवन में वास्तु द्वारा चेंजेस हुए, उन्होंने जो जो समाधान मेरे द्वारा किए जी। तो यहाँ से इस जर्नी की शुरुआत हुई थी। कितने सालों का एक्सपीरियंस है आपका? लगभग 15 से 16 साल हो गए मैं वास्तु की इस फील्ड में
प्रैक्टिस करते हुए। जी, जो लोग हमें देख रहे हैं, कुछ लोग इनमें ऐसे भी हैं जो वास्तु को सिर्फ अंधविश्वास मानते हैं। उनका कहना है कि वास्तु जैसी कोई चीज नहीं होती, अपने कर्मों का हिसाब होता है। बिल्कुल ठीक है, कर्मों का हिसाब तो वाकई में होता है। जब तक मैं उसको प्रैक्टिस नहीं करता था, सेम उन लोगों की तरह मैं भी इस बात को सोचा करता था कि वास्तु कुछ नहीं है, सिर्फ एक अंधविश्वास है। सिर्फ उन लोगों से मेरा कहना यही है कि जिस दिन आप वास्तु को जानने लगोगे, उसको मानने भी लगोगे। जिस चीज़ को जब तक हम जानते नहीं हैं, हम उसको मानते नहीं हैं। मेरा दावा है इस बात का, जिस दिन आप उस विद्या को पढ़ लोगे या लोगों से समझ लोगे, या किसी भी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाके बैठ के आप उस विद्या को समझ लोगे, पूर्ण विश्वास है कि आप उस विद्या को समझने भी लगोगे और मानने भी लगोगे, और आपके जीवन में उससे शुभ परिणाम आप अपने घर में, अपनी फैक्ट्री में, अपने व्यापार में उससे हासिल भी करने लगोगे। जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि पहले आप कॉर्पोरेट फील्ड में काम करते थे, फिर किसी ने एडवाइस दी, उसके बाद आप वास्तु में आ गए। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो वास्तु में ही जाना चाहते हैं, तो उनका रास्ता कैसे तय करना चाहिए उन्हें? किसी भी चीज़ का रास्ता है, शुरुआत कीजिए कहीं से भी, जहाँ से उससे पहले किताबें पढ़ना शुरू कीजिए, फिर दीजिए कहीं ना कहीं। आजकल तो बहुत सारे माध्यम है जिसमें आप वास्तु सीख सकते हो, एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हो, न्यूमरोलॉजी सीख सकते हो। मेरा उन लोगों से सिर्फ कहना यही है कि पूरा सीखिएगा, आधा अधूरा ज्ञान लेके उसको प्रैक्टिस मत करने लग जाइएगा। जब तक पूरा ना सीख जाएं आप, तब तक उसको प्रैक्टिस प्लीज़ करके लोगों का जीवन खराब मत कीजिएगा। पहले उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिए। बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उसको पढ़ाते हैं, बहुत सारे अनुभवी लोग हैं जिनसे आप वास्तु सीख सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, न्यूमरोलॉजी सीख सकते हैं। सीखने के बाद आप धीरे धीरे पहले प्रैक्टिस कीजिए उसको। जब आपको लगे कि हाँ, उस व्यक्ति के जीवन में, जैसे मैंने शुरुआत में पहले 50-100 केस स्टडीज़ बनाई थी। जी, जब मुझे लगा हाँ, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है, तब जाके मैंने उस काम को प्रोफेशनली काम करना शुरू किया। तो ऐसा ही करना चाहिए उस चीज़ को। आपने कहा प्रोफेशनली, तो प्रोफेशनल तो काम तब होता है जब उसके लिए कोई डिग्री आपको दी जाए। तो क्या वास्तु के लिए कोई डिग्री भी करनी रहती है? वास्तु के बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं ना, जी, सर्टिफिकेशन कोर्स कीजिए, आप शुरुआत कर लोगे। बहुत सारी पढ़ाइयाँ हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कराते हैं। अब तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे आर्किटेक्चरल आईआईटीज़, इंडस्ट्रीज़ हैं, जो आर्किटेक्ट्स हैं उनको वास्तु पढ़ना अनिवार्य होगा, अदरवाइज़ उनको सर्टिफिकेट्स या डिग्रीज़ मिलने में मुश्किल होगा। तो हर यूनिवर्सिटी, बहुत सारे ऐसे डिग्रीज़, बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें आप वास्तु पढ़ सकते हो। बहुत सारे ऐसे अनुभवी वास्तु शास्त्रीज़ हैं, वास्तु कंसल्टेंट्स हैं जो वास्तु पढ़ाते हैं। जी। तो बहुत सारे लोगों से आप पढ़ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी हमने अंधविश्वास पर बात की थी, तो क्या वास्तु में साइंस और लॉजिक के लिए कोई जगह है? मेरा कहना है वास्तु 100% साइंस है, बस समझने की आवश्यकता है। जित नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जी, सब साइंस है। नॉर्थ से साउथ, पहले एनर्जी, थ्योरी ऑफ क्रिएशन क्या कहते हैं, नॉर्थ माने पानी, फिर वहाँ से क्या हुआ, वायु उत्पन्न हुई। पानी में जैसे ही हमने पेड़ लगाया तो वायु उत्पन्न हुई। वायु के बाद क्या, जब पेड़ कटे तो अग्नि में परिवर्तित हो गए, जिसको क्या कहते हैं, अग्निकोण, या साउथ ईस्ट या साउथ डायरेक्शन। और जैसे ही वो पेड़ जिसके नीचे से मेटल निकलता है, आकाश तत्व जिसको बोलते हैं, वहाँ से वो वेस्ट डायरेक्शन, जिसको स्पेस एलिमेंट बोलते हैं, दोबारा फिर वहाँ से बारिश शुरू हो गई। वो बारिश दोबारा किस में कन्वर्ट हो गई, पानी के अंदर। तो ये एक पूरा साइकिल ऑफ क्रिएशन है। जैसे ही हम घर के अंदर उस साइकिल ऑफ क्रिएशन को डिस्टर्ब कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमने अपने उस घर को इम्बैलेंस कर दिया। तो बहुत सरलता से वास्तु को समझने का तरीका क्या है, जिस भी घर में आप रहते हो वो 5 तत्वों से बना हुआ है। मेरा शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। जैसे ही मैं उस घर के 5 तत्वों को इम्बैलेंस करता हूँ, मेरे शरीर के 5 तत्व इम्बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। तो एक्चुअल में वास्तु का मतलब क्या है, मेरे घर के वास्तु तत्व जो 5 तत्व हैं, उससे मेरे 5 तत्वों के समन्वय को बिठाना या उसको बैलेंस में क्रिएट करना, वहां पर उसको एक्चुअल में वास्तु कहते हैं। जी। जैसे भी आपने समझाया, तो कभी किसी नास्तिक को आपने कन्विंस किया है? क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं जब आप लोगों को समझाते हो, वो वास्तु को कैच नहीं कर पाते? तो शुरुआत में जब प्रैक्टिस किया करता था, लगभग 2010 की एक छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ। 2 लोग मेरे पास आए थे। तो खैर अक्सर बहुत सारे ऐसे मानने वाले लोग हैं, तो जो बिना मानने वालों की तो खैर अब ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो पहले क्या होता था कि 2 सज्जन आए मेरे पास, एक मेरे मित्र थे, उनके साथ में आए थे। तो उनको मैंने पूरा वास्तु समझाया। तो जब वो समझा उन्होंने, तो उसके मित्र से उन्होंने पूछा कि भाई कुछ समझ आया क्या? तो उन्होंने बोला, यार मैं मानता नहीं हूँ उस बारे में। तो मैंने कहा भाई एक काम करते हैं, छोटी सी करेक्शंस या छोटी सी चीज़ें आपके घर में चेंजेस करते हैं। उस व्यक्ति का जवाब यह था कि नहीं भैया, मैं करवा नहीं पाऊंगा चेंजेस। और मैंने उस दिन के बाद से आज उनकी 5वीं प्रॉपर्टी बनाऊंगा। 10 साल में मैं उनकी 5 प्रॉपर्टीज बनाया। उनका बिलीफ एकदम ऐसा चेंज हुआ जी। उस वास्तु को लेके, है ना। क्यों? क्योंकि मैंने उनको चैलेंज किया था कि आपके घर में कुछ नेगेटिव चेंजेस करते हैं, कुछ चीज़ें चेंज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। हर एक्टिविटी का घर में
मेरे ऊपर प्रभाव पड़ता है जी जी। है ना। किसी के नॉर्थ ईस्ट में लाल रंग पेंट कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ओके। किसी के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सिर्फ लाल रंग का पेंट कर दो आप, आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। रिलेशनशिप प्रॉब्लम तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे उसके घर के अंदर विद इन 15 डेज। सिर्फ लाल रंग? सिर्फ लाल रंग पेंट करके दीजिए किसी के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, उसको समझ में आ तो ये जाएगा। कैसे पॉसिबल होगा कि लाल रंग से नेगेटिविटी आएगी? लाल रंग से नेगेटिविटी नहीं आएगी, लाल रंग से उसका तत्व इम्बैलेंस हो जाएगा। वो धरती तत्व है, दक्षिण पश्चिम दिशा रिश्तों की दिशा है। जैसे ही हमने लाल रंग वहां पर किया विच इज ऑफ फायर, वहां पर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट क्या है, मानसिक स्पष्टता की दिशा है। जैसे ही मानसिक स्पष्टता में हमने लाल रंग पेंट कर दिया, जैसा कि मंदिर में बताते हैं बहुत ज़्यादा लाल रंग के पर्दे नहीं होने चाहिए, क्योंकि मंदिर अक्सर लोग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बनाते हैं। आगे इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि मंदिर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं बनाना चाहिए, और भी बहुत सारी दिशाएं हैं उसकी। तो नॉर्थ ईस्ट में मंदिर में अगर लाल रंग बहुत ज़्यादा कर देंगे तो कहीं ना कहीं उसके मन को, मतलब जो मानसिक तल है उसको वो इम्बैलेंस करना क्रिएट शुरू कर देगा। तो इसीलिए कहीं भी छोटे छोटे आप चेंजेस कीजिए, और जब तक आप, मैंने महसूस किया कोई व्यक्ति मेरे पास आता है तो उसने घर में कोई ना कोई चेंजेस किए ही होते हैं जिसके कारण उसको वो इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। फिर वो प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढता है कि यार कहीं मिलना चाहिए, किसी से मिलना चाहिए, तभी वो मेरे पास आता है। ठीक है। तो जैसे घर में नेगेटिविटी है, बहुत लड़ाई हो रही है, मतलब सब कुछ नेगेटिव चल रहा है, एक बार ऐसे अचानक होता है कि सब बीमार पड़ने लग गई, तो एक नेगेटिव वाइब आने लगती है कि शायद हमारे घर में कुछ नेगेटिव चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपके सवाल में ही उस बात का जवाब है कि नेगेटिविटी आ गई तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होना शुरू हो गया। अब उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले देखो, बहुत दिनों तक यदि बीमारी ठीक नहीं हो रही है ना, बीमार तो व्यक्ति होता ही है, जिस शहरों में हम रहते हैं पॉल्यूशन तो यहाँ है ही, हर चीज़ है यहाँ पर, पॉल्यूशन है। लेकिन अगर वो बीमारी लाइफ मतलब बहुत लंबे समय तक चल रही है तो हाँ, ये आपके लिए एक सिग्नल है कि आपको किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए। है, मैं तो पिछले बहुत सालों से इन सब चीज़ों को मेरे पास व्यक्ति प्रॉब्लम में ही आता है, तो आपको ये सबसे पहला सिग्नल क्या है, बीमार है व्यक्ति, उसके काम धंधों में इशू आ रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी महसूस हो रही है कि हाँ यार मेरे चारों ओर नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी में कहीं ना कहीं कमी दिख रहा है। तो ये पहला साइन है कि व्यक्ति को किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए, और वहाँ पर उसको कहीं ना कहीं जाके उसको अपनी बातों को बताना है। सबसे अच्छा लिख के जाए क्या क्या इशू वो फेस कर रहा है, या उस कंसल्टेंट को वो लिखवा दे ताकि प्रायोरिटी वाइज उसके इश्यूज को वो कंसल्टेंट सॉल्व कर सके। जी। एक सवाल जो बहुत कॉमन है कि लोगों के घर में जब जो डिजिटल डिवाइसेस है वो खराब होने लगती है, या पौधे जो हैं वो सूखने लग जाते हैं, तो सामने वाला उन्हें ये सजेस्ट करता है कि आपके घर में नेगेटिविटी है। तो क्या डिजिटल डिवाइस पर भी नेगेटिविटी का असर होता है? तो देखिए, डिजिटल डिवाइस बेसिकली घर के अंदर जब अग्निकोण, जिसको साउथ ईस्ट वास्तु डायरेक्शन कहते हैं जी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर इशू होगा अग्निकोण में, जिसको बोलते हैं अग्नि में, कहीं ना कहीं फायर इम्बैलेंस जिस घर में हो जाएगा तो वहाँ पर डिजिटल डिवाइसेस 100% खराब होंगे। वहाँ पर बार बार चीज़ें खराब होती हैं, है ना, या उस घर में डर लगता है, या उस घर में व्यक्ति को लगता है रात को मुझे बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आ रही है। जैसे ही हम उस घर के अग्निकोण में कुछ ना कुछ इम्बैलेंस जो होगा उसको ठीक करेंगे, डिजिटल डिवाइसेस में इश्यूज आने कम हो जाएंगे। अब आपने बात करी पेड़ पौधे खराब होते हैं। पेड़ पौधे खराब होने का मुख्य कारण हो सकता है जियोपैथिक स्ट्रेस या धरती से आने वाली नेगेटिव वाइब्रेशंस। मैंने तो कई सौ घरों में देखा है कि जियोपैथिक स्ट्रेस होने के कारण वो पेड़ तो बहुत छोटी चीजें, व्यक्ति खराब हो जाते हैं वहां पर, उनको लाइफ लॉन्ग हेल्थ इश्यूज बनते हैं, कैंसर, बहुत सारे ऐसे केसेस वो लाइफ लॉन्ग डिजीज उनके बन जाते हैं अगर उस स्ट्रेस पॉइंट की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, जो व्यक्ति उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पर 100% हेल्थ इश्यूज उस घर में 100% आएंगे। तो पेड़ों की सही दिशा क्या होती है घर में रखने के लिए? अच्छा, पेड़ों की बहुत सारी दिशाएं हैं। सबसे मुख्यतः दिशा जो है, पेड़ों के साथ साथ ये भी देखना है अगर वो पेड़ ज़मीन में लगे हैं अंदर खोद के, तो आप नॉर्थ डायरेक्शन में लगाइए, ईस्ट में लगाइए, साउथ ईस्ट में लगाइए। अगर आप उसको गमले में रख रहे हो पेड़ों को, अगर आप यदि उसे गमले में रखते हैं तो आपको क्या करना है, आप उस पेड़ को साउथ डायरेक्शन में लगाइए, वेस्ट में लगाइए। साउथ वेस्ट का एक डायरेक्शन है, उसमें यदि आप अवॉइड करेंगे तो अच्छा, लगाना है तो आप ग्रे कलर के गमले में लगाइए। साउथ डायरेक्शन में लगाना है तो ब्लू और ब्लैक अवॉइड करना है, ब्राउन कलर के गमले में लगाइए। साउथ ईस्ट में लगाना है गमलों में तो ब्राउन या रेड में लगाइए, और यदि आपको उसको वेस्ट में लगाना है तो ग्रे में लगाइए। आपको गड्ढा खोद के घर के कंस्ट्रक्टेड एरिया में साउथ को छोड़ के साउथ वेस्ट वाला जो एरिया है वहां पर वेस्ट में और साउथ वेस्ट में पेड़ लगाने से बचना चाहिए। बेडरूम को लेकर हमेशा कंसर्न करते हैं कि बेडरूम किस दिशा में होने चाहिए, तो इनके लिए क्या सही दिशा रहती है हमेशा? तो सबसे पहला सवाल बेडरूम एक बहुत बड़ा एक व्यक्ति के दिमाग में सवाल रहता है, बेडरूम मेरा होना कहाँ चाहिए। देखिए, जो प्योर डायरेक्शंस है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ,
और वेस्ट। इसके अलावा साउथ वेस्ट में बेडरूम बहुत शुभ परिणाम देता है। बेडरूम कहाँ बनाने से बचना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट में हेड ऑफ द फैमिली का बेडरूम नहीं होना चाहिए, वहां पर गेस्ट बेडरूम बनाया जा सकता है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जिसको पूर्व और उत्तर पूर्व के मध्य की दिशा बोलते हैं, वहां पर आप बेडरूम बना सकते हैं, लेकिन बेडरूम से अच्छी पोजीशन है वो ड्राइंग रूम बनाने की। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, जिसको पराक्रम की दिशा बोलते हैं, वहां पर भी बेडरूम बनाया जा सकता है। बेडरूम कहाँ नहीं बनाया जाना चाहिए? दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के मध्य में, जिसको साउथ ऑफ साउथ वेस्ट कहते हैं, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में, जिसको डिप्रेशन का जोन कहते हैं, और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के बीच में, जिसको मंथन की दिशा कहते हैं, वहां बेडरूम बनाने से बचना चाहिए। जी। और अक्सर वॉशरूम को लेकर सवाल रहते हैं कि वॉशरूम किस दिशा में होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो YouTube या Instagram आजकल आप लोग सब देखते ही हैं, तो सबसे ज्यादा फ्लोट होने वाला एक रील या शॉट है, वो है नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट। मैं आपको इस बात को आज दोहराना चाहता हूँ, यस, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं बनाया जाना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट दिशा में टॉयलेट या किचन यदि बनेगा तो व्यक्ति लाइफ लॉन्ग किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझता रहेगा। नॉर्थ ईस्ट दिशा को क्या बोलते हैं? ईशान्य कोण जी। माइंड एंड क्लैरिटी की दिशा है, वहां पर टॉयलेट नहीं बनना चाहिए। फिर दोबारा टॉयलेट कहाँ बन सकता है? नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के, और यदि हो सके तो साउथ वेस्ट को छोड़ के, बाकी कहीं भी आप टॉयलेट्स बनाओगे तो उसको ट्रीट किया जा सकता है बिना किसी तोड़ फोड़ के। जी। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल टॉयलेट साउथ ईस्ट में है और वहां पर अगर टॉयलेट है और वहां पर कलर ऑफ द टाइल्स बहुत मैटर करती हैं, ब्लू और ब्लैक है, तो उन टाइल्स के कलर को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो बिना तोड़फोड़ के ये कैसे पॉसिबल है? बिना तोड़फोड़ के ऐसे पॉसिबल है कि टॉयलेट तो ट्रीट हो जाएगा, जी, ठीक है, बहुत लंबे एरिया में अगर टाइल्स आपकी हैं तो आपको चेंज करनी पड़ेंगी, है ना। टाइल्स आपको चेंज करनी पड़ेगी। तोड़फोड़ से मतलब है आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, टाइल आपको चेंज करनी पड़ेगी। साउथ वेस्ट में अगर किसी ने बहुत लाल रंग इस्तेमाल किया हुआ है तो टाइल्स चेंज करने पड़ेंगे, या फिर आजकल बहुत सारे पेंट्स आते हैं जो आप टाइल्स के ऊपर फॉर द टाइम बीइंग कर सकते हो, लेकिन अच्छा परिणाम लेने के लिए और आपको इफेक्टिव रिजल्ट लेने के लिए टाइल्स चेंज करने पड़ेंगे। जी। अभी आपने कहा कि टाइल्स चेंज करनी चाहिए, डायरेक्शन चेंज होने चाहिए, लेकिन जो लोग रेंट वाले घर में रह रहे हैं वो वास्तु को कैसे फॉलो करेंगे? क्योंकि वो तो तोड़फोड़ नहीं करवा सकते। बिल्कुल ठीक है, तोड़फोड़ तो मैं बने हुए घरों को करने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ। जी। रेंट वालों को क्या करना है? सबसे पहले चीज, एक सवाल और आता है मेरे से पूछा गया, सबसे ज्यादा बड़ा सवाल एक ये भी है, बहुत सारे रेंटेड लोग भी मेरे यहाँ आते हैं कि सर क्या रेंट वालों को वास्तु का असर होता है? जी। 100% वास्तु का असर रेंटेड प्रॉपर्टी वाले लोगों को भी होता है। वास्तु को ये नहीं मालूम है कि वो व्यक्ति रेंट पे है या प्रॉपर्टी उसकी है। वास्तु को अपना असर उसको देना है जो उस घर में या उस ऑफिस में काम कर रहा है या रह रहा है। जी। ठीक है, ऑफिस ओनर को, साथ ही साथ जिसका वो घर है उसको उसका असर आएगा ही आएगा। तो आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज, रेंटेड वालों को अगर घर ले रहे हैं तो एंट्रेंस ठीक होनी चाहिए। प्योर डायरेक्शंस की एंट्रेंस लीजिए, नॉर्थ ले लीजिए, ईस्ट ले लीजिए, साउथ ले लीजिए, वेस्ट ले लीजिए, कोई नुकसान नहीं है। फेसिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्रेंस है। कोई फेसिंग खराब नहीं होती है, ना साउथ वेस्ट फेसिंग खराब, नॉर्थ वेस्ट फेसिंग खराब। क्या खराब है? एंट्रेंस खराब होती है। तो रेंटेड वाले लोगों को क्या ध्यान देना है? फेसिंग ठीक कर लो, उसके बाद अपने बेडरूम ठीक कर लीजिए, किचन सही पोजीशन पे कीजिए, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट किचन अवॉइड कीजिए। इतनी चीजें तो व्यक्ति कम से कम रेंट पे लेने से पहले अवॉइड कर ही सकता है ना। और अगर प्रॉपर्टी उसने ले ली है तो क्या करना है? सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के दोष को छोड़ के बाकी सारे सोल्यूशन उसको बिना तोड़ छोड़ के प्रोवाइड कराए जा सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। वैसे मंदिर को लेकर भी मैंने आपसे सवाल किया था कि लोग मंदिर मोस्टली बेडरूम में नहीं रख सकते मंदिर, लेकिन मंदिर की डायरेक्शन को लेकर भी कई तरह के एक्सपर्ट उन्हें एडवाइस करते हैं। तो ऐसे में मंदिर के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन क्या रहती है? अच्छा, तो मंदिर अक्सर हम शॉर्ट्स में, रील्स में या शास्त्रों में ये देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा कहते हैं देवता वहां निवास करते हैं। जी। तो देवताओं के निवास करने की बात तो ठीक है, लेकिन मेरा ऐसा अनुभव है और सब इस बात को जाके तो मतलब लाइवली प्रूवन है, भारत में जितने सिद्ध मंदिर हैं उसमें मैक्सिमम जो मंदिर की मूर्तियां हैं वो वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस हैं। आप तिरुपति बालाजी देखिए, आप जो ये क्या कहते हैं नया, ये जो बांके बिहारी मंदिर है ये देखिए, आप नया राम मंदिर बना है वो देखिए, आप जगन्नाथपुरी देखिए, आप द्वारकाधीश देखिए, आप सोमनाथ मंदिर देखिए, सारे के सारे इस तरह से अलाइंड है कि मूर्ति वेस्ट में है और व्यक्ति ईस्ट में खड़े होके ईस्ट की तरफ वेस्ट में देख के भगवान की पूजा करता है। तो भगवान क्या है?
व्यक्ति को लाभ और प्राप्तियां, हर व्यक्ति भगवान से मांगने ही जाता है। ये बात अलग है कि कहे कुछ भी रहे हो लेकिन सुख शांति पैसा सब मांगने ही जा रहे हैं। तो देने की दिशा क्या है? पश्चिम दिशा। तो नॉर्थ ईस्ट से बहुत अच्छी दिशा है मंदिर की वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट के जस्ट बगल में एक दिशा है, क्या है? ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जिसको फन की दिशा बोलते हैं। वहां मंदिर ज्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं। ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर बना सकते हो, साउथ डायरेक्शन में मंदिर बना सकते हो। कहाँ अवॉइड करना है? पितरों की दिशा, साउथ वेस्ट में मंदिर नहीं होना चाहिए। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के बीच में मंदिर नहीं होना चाहिए। ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में मंदिर नहीं होना चाहिए, और वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के मंदिर बीच में मंदिर है। बाकी उसके अलावा मंदिर की लगभग 7 से 8 दिशाएं जहां पर आप मंदिर बना सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मंदिर बनाते समय वहां के देवता उस दिशा के प्लस वहां के कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना चाहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको उस मंदिर के और भगवान से आपको शुभ परिणाम जीवन भर मिलते रहेंगे। चलिए, ये तो जवाब उनके लिए हो गया जो वास्तु को मानते हैं, और जो लोग वास्तु को नहीं मानते तो उनके मन में भी तो कुछ सवाल होंगे। और मेरे ख्याल से ये भी सवाल एक हो सकता है कि क्या भगवान मंदिर की दिशा देखकर आपकी मनोकामना पूरी करते हैं? कभी नहीं। जिनके घर में मंदिर नहीं होते रिजल्ट तो उनको भी आते हैं ना। तो फिर मंदिर के लिए दिशा क्यों जरूरी है? क्योंकि स्थापत्य वेद वास्तु शास्त्र का मतलब है वास्तु, जहां मैं रहता हूं उसके लिए बनाया गया शास्त्र। बेड ऊपर रखे बेड के नीचे सोते हो क्या कभी? नहीं। क्यों? तो फिर मंदिर की डायरेक्शन क्यों नहीं? हर चीज को ध्यान देता है व्यक्ति, बेडरूम से लेके टॉयलेट से, लेकिन मंदिर क्यों नहीं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज घर में क्या होती है? पॉजिटिविटी। जी। जब आप घर में जोत बत्ती पूजा करते हो तो क्या मिलती है? कहीं ना कहीं मानसिक शांति। भगवान क्या है? एक ऐसी सोर्स जहां से हमको पॉजिटिविटी मिलती है। तो उनके स्थान को हम इतना कम क्यों आंक सकते हैं? हमें उसको ध्यान क्यों नहीं देना है? 100% ध्यान देना चाहिए। इसमें आस्तिकता और नास्तिकता की बात ही नहीं है। नहीं तो फिर ऐसा कीजिए, नेगेटिविटी में रख के देख लो, आपको रिजल्ट आ जाए तब चेंज कर लेना। सिंपल सा सोल्यूशन है मेरे पास तो। जी। तो अभी भी कुछ नेगेटिव लोग मतलब कमेंट कर सकते हैं या सोच रहे होंगे कि नहीं, हम डायरेक्शन नहीं चेंज करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। देखो ऐसा तो नहीं है ना, मैं तो बहुत एक सिंपल सी इस चीज को बड़ा प्रैक्टिकली बात करता हूँ। तरक्की तो उनकी भी होती है जो वास्तु नहीं मानते हैं, जी। है ना। तरक्की तो उनकी भी होती है जो वास्तु नहीं मानते हैं, लेकिन होता क्या है? वास्तु आपके बीच के गड्ढों को आसान करता है बस। कितने ही घर का किसी का वास्तु कर लो और वो सो जाए, कभी वास्तु उसको आराम नहीं देगा। जी। किसी का भी घर की उसकी एस्ट्रोलॉजी चेक कर लो और उसको बोलो कि भाई सो जा आराम से, कभी पैसे नहीं आएंगे। उठ के काम करना पड़ेगा। कर्म सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वास्तु आपके रास्तों को क्लियर करता है, वास्तु आपकी चीजों को सरल बनाता है। एस्ट्रोलॉजी ये डिफाइन करती है कि आप किस चीज में आपकी स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, किस वीकनेस से आपको बचना है और किस स्ट्रेंथ में आपको फॉलो करना है, ताकि आप अपने जीवन में तरक्की पा पाओ। आप कभी ये मत सोचिएगा कि मैं वास्तु कर लूं और अब मैं आराम करूं, कभी पॉसिबल ही नहीं है आपको तरक्की मिल जाए। दुनिया में कर्म करने आए हो, कर्म करना पड़ेगा। वास्तु में सबसे ज्यादा जो बिलीव करते हैं, एक वो जो घर बनवा रहे हैं और एक वो जो बिजनेस चला रहे हैं। आपको 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो जब आपके पास बिजनेसमैन आते हैं तो मोस्टली क्या कॉमन प्रॉब्लम्स आपके सामने आती है? मैं ऐसा समझता हूँ कि शुरुआत की 2-3 साल में आपकी बात ये सत्य थी कि सिर्फ वो लोग आते हैं जो फैक्ट्री या घर बनाते हैं। जी। मेरे पास आज की डेट में लाइफ के हर डोमेन में फंसा हुआ व्यक्ति वास्तु कराने के लिए आता है। बी इट रिलेशनशिप, जी। बी इट न्यू अपॉर्चुनिटीज, बी इट फन एंड रिक्रिएशन, बी इट मनी मैटर्स, बी इट रिलैक्सेशन, हर डोमेन का। क्योंकि वास्तु 16 जोन्स, 8 सब डायरेक्शंस, 4 मेन डायरेक्शंस, 32 द्वार और 45 ऊर्जा क्षेत्रों की कहानी है। तो लाइफ में कहीं ना कहीं अगर आपको इश्यूज फेस हो रहे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं वास्तु उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। आपका एस्ट्रोलॉजी उसके साथ में पैरेलल चलता है। तो सिर्फ ये कह देना कि व्यक्ति सिर्फ फैक्ट्री या घर के लिए आएगा, गलत है ना। पहले जरूर होता था, लेकिन आज जैसे जैसे विद्या बढ़ रही है, लोगों को इससे आराम मिल रहा है। हर डोमेन के लिए व्यक्ति कंसल्टेंट्स को मिलता है और उसको अपने कंसल्टेशंस कराता है। जी। जो लोग अपना घर बना रहे हैं या बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, अपना ऑफिस बना रहे हैं, अपना कैबिन ओनर का बन रहा है, तो सबसे पहले क्या चीजें हैं जिन पर खास ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले मैं बहुत शॉर्ट में बात करूं, कोई व्यक्ति सबसे पहले प्रॉपर्टी बनाने के लिए घर से सबसे पहले शुरुआत करते हैं, फिर फैक्ट्री की बात करेंगे। जी। आपने घर परचेज किया तो आपको क्या करना है? सबसे पहले देखिए वो जमीन की ऊर्जा कैसी है। बहुत छोटा सा एक तरीका बताता हूँ। बच्चे को वहां पर लेके जाइए, 10 मिनट तक बच्चे को वहां छोड़ दीजिए। अगर बच्चा वो खुश हो रहा है ना वहां पर, तो समझिए वहां की ऊर्जा अच्छी है। बच्चे के अंदर कोई छल कपट नहीं होता है।
इतना सा भी छल कपट बच्चे के अंदर होता है तो उसको वहां की वाइब्रेशंस बहुत जल्दी हिट कर जाती हैं। आपने देखा वो बच्चे को के अंदर बहुत ज़्यादा दुनिया की चीज़ें नहीं हैं, वो बहुत निश्चल प्राणी है। तो बच्चे, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, आप वहाँ पर ज़मीन में गड्ढा कीजिए, उस गड्ढे को 1 बाय 1 फीट का गड्ढा कीजिए, है ना। वहाँ पर अगर मिट्टी भर दो आप दोबारा, अगर मिट्टी पूरी अंदर चली जाती है इसका मतलब वो ज़मीन नुकसानदायक है। अगर मिट्टी ऊपर रह जाती है इसका मतलब वो ज़मीन ग्रोथ वाली है, वहाँ पर काम करने पर हमको ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम घर में ज़मीन का पताया जा सकता है। तो सबसे पहले धरती की ऊर्जा चेक की जानी चाहिए। सेकंड कम्स, जब आप उस आर्किटेक्ट का नक्शा बनवा रहे हैं वो वास्तु सम्मत होना चाहिए। उसमें व्यक्ति की बर्थ डिटेल्स के हिसाब से, उसकी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स के हिसाब से, वर्किंग हेड ऑफ द फैमिली के हिसाब से वहाँ पर हमको चेक किया जाना चाहिए क्या वो द्वार जो बन रहा है वो उसको शुभ परिणाम देगा भी कि नहीं। ये सब मिथ हैं कि जो है कि ये साउथ की प्रॉपर्टी है भाई ये नुकसान कर देगी, ये वेस्ट की प्रॉपर्टी है। सब मल्टी मिलियनर्स हैं वो लोग जो दक्षिण और पश्चिम की प्रॉपर्टीज में रहते हैं। डिपेंड क्या करता है उस फेसिंग के अंदर जो एंट्रेंस आ रही है, क्या वो एंट्रेंस ठीक है कि नहीं। बस इस बात का, नॉर्थ में भी मैं आपको ऐसे लोग दिखाऊं जो नॉर्थ डायरेक्शन की फेसिंग में रह रहे हैं, काम धंधे ही नहीं है, जीरो, बर्बाद हैं वो लोग, क्योंकि सेंटर से उसकी जो वो पर्टिकुलर एंट्रेंस जो खुल रहा है वो नेगेटिव है, तो उसका असर ही नहीं आएगा। उसका एंट्रेंस हो गया, एनर्जी हो गई, फिर उसके बाद क्या चेक करना है, स्ट्रेस पॉइंट्स वहाँ देखे जाने चाहिए कि वहाँ पर उस जगह पे स्ट्रेस पॉइंट्स का लेवल क्या है। फिर कलर कॉम्बिनेशंस देखे जाने चाहिए, टॉयलेट की प्लेसमेंट, किचन की प्लेसमेंट, बेडरूम्स की प्लेसमेंट देखी जानी चाहिए। फिर छत के ऊपर पानी की टंकी कहाँ रखी जाएगी, आपके सोलर का बहुत सिस्टम है तो सोलर सिस्टम्स कहाँ लगाए जाने चाहिए, सोलर पैनल्स कहाँ लगाए जाने चाहिए। सोलर पैनल्स में भी वास्तु क्या है सोलर पैनल, सूर्य की पावर है जी, अगर उसको नेगेटिव डायरेक्शन में लगा दोगे तो क्या होगा, है तो सारा ब्रह्मांड की ऊर्जा ना। जी, जब से व्यक्ति पैदा हुआ है और जब तक मरेगा उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज काम करती है, एनर्जी। वास्तु इज द सेकंड नेम ऑफ एनर्जी। तो जब तक व्यक्ति उस घर को ऊर्जावान रखेगा वास्तु के नियमों के अनुसार, तब तक वो व्यक्ति राइज करता रहेगा। जैसे ही उसने कुछ ना कुछ चेंजेस अपने घर में किए या कुछ ना कुछ डिस्टर्ब कर दिया, उसके उल्टे दिन या उसको प्रॉब्लम्स लाइफ में कहीं ना कहीं शुरू हो जाती हैं। तो वास्तु का कॉन्सेप्ट क्या सिर्फ इंडिया में है या बाहर भी कंट्रीज इसे फॉलो करती है? बाहर में वो लोग इसको सिक बिल्डिंग सिंड्रोम का नाम देते हैं। ओके, जिसको वो लोग क्या कहते हैं कि हमको इस बिल्डिंग को स्ट्रेस फ्री बना के दो, जिसको मैं आपको धरती की ऊर्जा कह रहा हूं। चाइना में क्या है वो चीज, फेंगशुई। इंडिया में क्या है, वास्तुशास्त्र। 10,000 साल पुरानी विद्या है, सारे मंदिरों में, महलों में, हर जगह इस्तेमाल होते आए हैं, राजा महाराजाओं के यहाँ सब इस्तेमाल होते आए हैं। क्या आपको नहीं लगता आज भी बड़े लोग राजा ही हैं? एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, एक मीडियम आदमी और एक छोटा व्यक्ति जी, इसी कश्मकश में लगा रहता है कि वो काम करता है नहीं करता है, वास्तु विद्या काम करती नहीं, और जितने बड़े लोग हैं वो उसको फॉलो करके चुपचाप उससे आगे निकल जाते हैं। बड़े लोग नहीं सोचते इस चीज को, या जो अपनी लाइफ में उस डोमेन पर हैं। अब इसका जवाब क्या आएगा कि लोग डरते हैं बड़े, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम जब किसी आर्किटेक्ट रखते हैं ना जी, और हम इंटीरियर वाला भी रखते हैं ना, तो अगर उस चीज में अगर हम शास्त्रों को, जो कि बड़े आराम से उसमें मैनेज हो सकता है, तो उसको पालन करने में नुकसान क्या है, आपको लाभ ही देगी, कोई नुकसान नहीं है उसके इसके अंदर। आपकी रियल लाइफ एक्सपीरियंस में ऐसे कुछ किस्से काफ़ी रही होंगे क्योंकि आपको ऑलमोस्ट 15 से प्लस सालों का एक्सपीरियंस है कि आपने किसी का वास्तु ठीक किया और उसके बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। देखिए मेरे यूट्यूब चैनल पे ऐसे बहुत सारी टेस्टिमोनियल्स पड़े हैं, जी, है ना, जिसमें लोगों को बहुत ही शुभ परिणाम आए हैं, है ना। ऐसे तो बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं, जी, बहुत सी ऐसी केस स्टडीज़ हैं जिसके अंदर लोगों के काम नहीं चल रहे थे, उनके काम चल पड़े। लोगों को बहुत सारे रिलेशनशिप इशूज़ थे, उनके रिलेशनशिप इशूज़ ठीक हो गए। किसी को चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम थी, जी, है ना। स्पेसिफिकली नाम लेके बताना तो ऐसा हो जाएगा कि उनका जो नाम है वो डिस्क्लोज नहीं, करना अच्छी बात नहीं है। प्राइवेसी। लेकिन बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें कि लोगों को बहुत शुभ परिणाम वास्तु, और मेरा 90% क्लाइंट जो सारा रेफरेंस भेजती है, जिसका काम किया फिर उसने दूसरे को भेजा, फिर तीसरे को भेजा, तो रेफरेंस इटसेल्फ प्रूव्स कि लोगों को रिजल्ट आ रहे हैं। कोई आप किसी को रेफर कब करोगे, जब आप उसको रिजल्ट या वो आपको रिजल्ट दे पाएगा। जी, तो सारा काम जितने कंसल्टेंट्स हैं उनके अगर रेफरेंस बेस्ड काम है
तो आप समझिए वो लोगों को रिजल्ट दे पा रहे, कभी वो रेफरेंस आएगा, वरना रेफरेंस आएगा ही नहीं। जी, आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बहुत सारी रील्स इतनी वायरल होती हैं कि लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं। तो ऐसे में हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो वास्तु एक्सपर्ट है, ये किसी भी चीज़ का एक्सपर्ट है, ये जेन्युइन है? क्योंकि अब तो मतलब जो लोग मुझे लग रहा है कि अभी सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो भी रील बना रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, उस पे भी मिलियंस व्यूज़ आ रहे हैं और फिर लोग उन्हें फॉलो भी कर रहे हैं। तो मिलियन व्यूज़ तो देखो आजकल एआई का ज़माना है, कैसे भी आ सकते हैं, जी। है ना? लेकिन थैंक्स टू इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब जिसने इस विद्या को घर-घर में पहुँचा दिया। और एक चीज़ इससे बहुत पॉजिटिव हो गई कि लोगों को एटलीस्ट ये समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ तो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी ऐसी चीज़ है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। आज तक जब पहले ये सब चीज़ें नहीं चला करती थी, लोगों के दिमाग में भी नहीं आता था। अब एआई ऐसा हो गया, आप कुछ भी सोचिए, आपके सामने वो वाली वीडियो ले आता है। एटलीस्ट व्यक्ति के दिमाग में कहीं न कहीं ये चीज़ तो आ जाती है कि हाँ यार, कहीं न कहीं तो मैं गलत कर रहा हूँ। तो मैं तो इसको पॉजिटिव मानता हूँ। व्यक्ति को पहचानने की जहाँ तक बात है, तो आदमी को ये देखना चाहिए कि व्यक्ति को कितना अनुभव है, उसने कैसे काम किया, रेफरेंस बेस्ड पे जाए, है ना? आस-पास पता कर ले भाई किसी से, उसने फिर व्यक्ति से ही पूछ लिया आपने कहाँ-कहाँ काम किए हुए हैं भाई, कैसे-कैसे, उसमें क्या बुराई है? हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, पूछते हैं ना, हम किसी दुकान के पास जाते हैं, पूछते हैं ना कहाँ-कहाँ पर भाई कैसे-कैसे, क्या-क्या हो रहा है? तो रेफरेंस लेने में क्या बुराई है? बिल्कुल करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो ये एक तरीका है अपने कंसल्टेंट को पहचानने के लिए। फिर जब आप उससे काम कराओगे, आप उसके, और सबसे बेस्ट जाके मिलो उस कंसल्टेंट से। आप जब मिलोगे तो आपको उसकी नॉलेज समझ में आएगी। जब वो नॉलेज समझ में आएगी तो आपको समझ में आएगा, विश्वास हो जाएगा कि हाँ यार, एक व्यक्ति को काम करना आता है। आप सवाल लिख के लेके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपने कहा कि बातचीत करो, लेकिन कुछ एक ऐसे भी हैं वास्तु एक्सपर्ट जो सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही हैं। तो उनसे कैसे बात, उनके बारे में हम कैसे जान सकते हैं कि ये जेन्युइन तो है कि उनके नहीं? पास क्यों जाएँगे? हम उनके पास जाएँगे ना जो बातचीत करते हैं। अच्छा। हम उनके पास जाएँगे ही नहीं। हम उनकी रील्स देखेंगे और टाइम पास करेंगे, क्यों जाएँगे हम उनके पास? और लोग अगर फॉलो करने लग गए और कुछ नेगेटिव तो रिजल्ट आ नुकसान गया? करेंगे अपना। भाई अब ये तो स्वयं की थोड़ी अकल होनी चाहिए ना कि किसको फॉलो करना है, किसको नहीं करना है। और खास तौर से कंसल्टेशन के मामले में मेरा सजेशन हमेशा से ये है, सबसे पहले जाके आप कंसल्टेंट से मिलिए। जी। आजकल, या जैसे आप उसको विजिट पे भी बुलाते हैं, तो आप सवाल पूछिए। आप देखो क्या होता है, हर कोई समझदार है अपने जीवन में। आईटी के ज़माने में ना कोई भी आज की डेट में बेवकूफ़ नहीं है। जी। सबको पता है किसके पास कितनी, आप जब किसी व्यक्ति से बात करते हो ना, तो 10-15 मिनट में आपको समझ में आ जाता है कि उसके पास नॉलेज है भी कि नहीं, या सिर्फ वो फालतू की बातें कर रहा है ना? तो आपको समझ में आ जाएगी वो चीज़। इतनी का बहुत है। इसका अच्छा आगे काम कराने से पहले उसकी पहली कंसल्टेशन दे दो आप, है ना? आपको समझ में आ जाएगा कैसे कहाँ नहीं जा रहे, उस हिसाब से फिर आगे अपना प्रोसीड कर लो आप। एक वास्तु टिप जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है, लेकिन आपके हिसाब से वो बहुत गलत है। अंधविश्वास ज़्यादा है, एक्चुअल चीज़ें कम है। जी। पहली चीज़, जहाँ तक मैंने देखा है, किचन के बगल में टॉयलेट, कुछ अंधविश्वासों पे बात करते हैं तो किचन के बगल में टॉयलेट, मिथ है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसके नीचे से। एक लाइन में 3 दरवाजे, मिथ है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। फेसिंग खराब, फेसिंग अच्छी, कुछ नहीं, सब फालतू की बातें हैं। जी। नॉर्थ की फेसिंग में भी मैं आपको दिखा दूँ लोग बर्बाद, और साउथ की फेसिंग में भी दिखा दूँ मल्टी मिलियनर्स हैं, कुछ नहीं। तो मिथ्स ज़्यादा हैं, ये हमको देखना है, हमको किसका पालन करना है, किसका नहीं करना है। जिसको सीखना है तो माय सजेशन इज़ प्लीज़ जाके सीख लीजिए। जिसको कंसल्ट कराना है, तो जो मैंने तरीका बताया है कि कंसल्टेंट से आके मिल लो, तो कंसल्ट करा लो प्लीज़। अदरवाइज़ वास्तु में, शॉर्ट्स और रील्स में अगर आपको नहीं कराना, टाइम पास करने के लिए देखने का फ़ायदा नहीं है, सब फालतू की बात है। जी। ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे कंसल्टेंट हैं जो वास्तु के बारे में बताते हैं, बहुत सारी ऐप्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप को लेकर दावे भी किए थे कि इस बार तो इंडिया वर्ल्ड कप हारेगी। तो इनके रिजल्ट्स कितने एक्यूरेट होते हैं? और जो पीछे से, यानी कि मैं मान लो कुछ पूछ रही हूँ और मेरे को सामने से रिप्लाई आ रहा है, तो क्या वो पीछे से कोई वास्तु एक्सपर्ट ही हमसे बात कर रहे होते हैं या उन्होंने अपने कोई एक्सपर्ट्स बिठाए होते हैं? सब कंसल्टेंट्स ही होते हैं होने को। तो अब जैसे जी। ये वर्ल्ड कप की प्रेडिक्शन इज़ एस्ट्रोलॉजी, इट इज़ नॉट वास्तु। जी। ये एस्ट्रोलॉजी है, इसका वास्तु से कोई मतलब नहीं है ना? और जहाँ तक बात है ऑनलाइन कंसल्टेशंस की, तो जी। ऑनलाइन कंसल्टेशंस में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए क्या होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कोई कंसल्टेंट करता है, तो आपको क्या होना चाहिए, आप उनको 3 चीज़ें बेसिकली आपसे चाहिए होती हैं। एक लेआउट प्लान, एक उस जगह की करंट लोकेशन, और उस व्यक्ति की बर्थ डिटेल्स जिसके लिए वो घर बनाया जा रहा है, जिसके लिए उनको कंसल्ट किया जा रहा है। तो ये 3 चीज़ें मुख्यतः अगर वो मांग रहे हैं, क्योंकि बिना नक्शे के वास्तु नहीं हो सकता है। जी। कोई कंसल्टेंट जाए और ऐसे कंपास घुमा के काम कर रहा है, वो सब फालतू की बात है, पॉसिबल ही नहीं है वो। जब आपके पेट में दर्द होता है तो डॉक्टर साहब क्या मांगते हैं, रिपोर्ट कराते हैं ना कि भाई प्रॉब्लम तो देखें क्या है। तो जो पहला फर्स्ट इंप्रेशन रिपोर्ट है ना, वो घर का नक्शा है या ऑफिस का नक्शा है या उस, तो मेरी आपके माध्यम से आपके सभी व्यूअर्स को एक ही गुजारिश है, बिना
नक्शे के वास्तु अगर आप करा रहे हो तो नुकसान होने के चांसेस 99% हैं। प्लीज़ बिना नक्शे के वास्तु मत कराइए। बिना नक्शे के वास्तु कराना बिना डॉक्टर के दवाई लेने के बराबर है। तो अगर आप लोग नक्शे के साथ वास्तु कराओगे तो आपको रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे और आपके पास उस नक्शे के रूप में और क्लाइंट्स के उनके सजेशंस के रूप में हमेशा वो चीज़ रहेंगी कि आपने क्या कराया था, और आगे आपको कभी भी उसको अगर गो थ्रू करना है तो आप उसको आगे चेक कर सकते हो साथ के साथ। और अगर आपको कभी, क्योंकि क्या होगा, मेरी बोली हुई बातें 10 मिनट बाद खत्म हो जाती हैं, लेकिन जब जो चीज़ हमारे पास रिटर्न होती है ना, वो हमेशा आपके पास रहेंगी। रिलेशनशिप में वास्तु मैटर करता है? हर चीज़ में वास्तु मैटर करता है। रिलेशनशिप, जी। ग्रोथ, फन, एंजॉयमेंट, लोगों से मिलना, लाभ और प्राप्तियां, सपोर्ट, जी। अट्रैक्शन बिटवीन दी हस्बैंड एंड वाइफ, सब चीज़ में बिल्कुल मैटर करता है। अगर एक बेडरूम का जो सेटअप है, क्या वो एक हस्बैंड यानी कि जो कपल है उनके बीच का जो रिलेशनशिप है, जो केमिस्ट्री है, उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है एक बेडरूम का सेटअप? जब दिशाएं मेरे को इतनी प्रभावित कर सकती हैं जी। तो बेडरूम भी तो किसी ना किसी दिशा में है ना। तो जिन लोगों के बेडरूम ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में होंगे, दोबारा बोलता हूँ, पूर्व और दक्षिण पूर्व के मध्य में होंगे, तो वहां पर वो झगड़े करेंगे, वहां पर उनको हाइपरटेंशन और बीपी की शिकायत होगी। जब व्यक्ति स्वयं से परेशान रहेगा ना तो वो झगड़ा ही करेगा, कुछ नहीं करेगा इसके अलावा। कभी भी रिलेशनशिप ऐसे खराब नहीं होती है। सबसे पहली चीज क्या होती है, व्यक्ति पहले स्वयं से डिस्टर्ब होता है, उसके बाद वो दूसरे को डिस्टर्ब करता है। कोई भी ऐसे सींग लेके नहीं घूम रहा है कि और आया और लड़ाई करना शुरू कर दिया, जी। है ना। तो दिशाओं का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या है, ऐसे। उसके बाद सपोज कोई व्यक्ति पश्चिम और उत्तर पश्चिम के मध्य में सो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो स्वयं उसका मूड लो होता चला जाएगा, वो अपनी बात को बोल नहीं पाएगा, जिसके कारण उसको थायराइड, डिप्रेशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जब वो खुद परेशान होगा दोबारा तो फिर सामने वाले पार्टनर को भी करेगा। सेम ऐसे ही जब वो व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सोएगा, है ना, या उसका बेडरूम होगा, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति रिलेशनशिप से दूर भागेगा, क्योंकि वो दिशा किस चीज़ की है, पूजा पाठ की। वो व्यक्ति स्वयं से ज़्यादा जुड़ेगा, रिलेशनशिप से उसका मन हट जाएगा। इसीलिए मैंने क्या कहा था, बेडरूम अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो वो मेहमानों की दिशा होनी चाहिए, कि मेहमान आते हैं थोड़े दिन के लिए फिर चले जाते हैं। फिर वहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन उस बेडरूम में कैसे हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आपकी किचन, अगर आपका बेडरूम सपोज नॉर्थ डायरेक्शन में है और आपने उसमें फायरी कलर डाल दिए, तो वो पानी और जल के तत्व दोनों को इम्बैलेंस कर देगा, ग्रोथ में भी दिक्कत आएगी, प्लस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं नुकसान होगा। अब वो सपोज उसका बेडरूम साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में जो फायर का प्योर जोन है, वहाँ पर हमने नीला या काला रंग कर दिया, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उसका दोबारा फायर और वाटर में इम्बैलेंस हो जाएगा, तो वो प्रॉपरली कॉन्फिडेंटली अपनी बात को नहीं कह पाएगा, तो कहीं ना कहीं फिर इम्बैलेंस शुरू हो जाएगा। तो रिलेशनशिप डायरेक्टली मैटर नहीं करेगा, इनडायरेक्टली रिलेशनशिप कहीं ना कहीं उसमें 100% खराब हो जाएंगे। कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जो पहले रिलेशनशिप में रहते हैं तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जब वो लिव इन में आने लगते हैं, एक साथ रहते हैं या शादी कर लेते हैं, तो हर छोटी बात पर झगड़ा, नोकझोंक, ये सब चलता है। तो उनके लिए आप क्या वास्तु टिप्स देना चाहोगे? तो व्यक्ति जैसे ही अपना घर चेंज करता है, आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे जी। बहुत से लोग घर पे कपल्स ने वक्त बिताना शुरू कर दिया था, जी। और फैमिली, बहुत सी फैमिली उस केस में राइज हो गई और बहुत सी फैमिली टूट गई, क्योंकि उन्होंने साथ में वक्त बिताना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, पहले जनरली आदमी क्या करता है, घर से बाहर निकल जाता है। अब क्या वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू हो गया है। वर्क फ्रॉम होम में क्या हुआ कि व्यक्ति टाइम अपना बिता रहा है, घर की एनर्जीज अगर अच्छी नहीं होंगी, क्योंकि उस केस में जिसमें वो ऑफिस जा रहा है उसको दो एनर्जी सूट कर रही है, या उसके ऊपर दो एनर्जी इंपैक्ट कर रही है, कौन सी, घर की और एक ऑफिस की। लेकिन अगर वो घर पे रह रहा है और उसके घर की एनर्जीज अगर उसके हिसाब से अलाइंड नहीं है, तो क्या होगा, झगड़े ही बढ़ेंगे, रिलेशनशिप प्रॉब्लम ही आएगी, या उसके काम में नुकसान उसको हो ही जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो उसको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। जी। तो क्या अगर किसी को लव मैरिज करनी है और कुछ कुछ सोचते हैं कि अरेंज ही करेंगे, तो क्या इन सब में भी वास्तु कोई रोल निभा तो सकता ये है? वास्तु नहीं है, दिस इज एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी से ये जरूर पता लगाया जा सकता है कि उसको लव मैरिज में जाना चाहिए या अरेंज मैरिज में जाना चाहिए, क्या उसका होगा। हमारे भारत की जो ग्रोथ है, वास्तु में डायरेक्शंस मैटर करते हैं। तो क्या इंडिया की डेवलपमेंट और जो इंडिया के जो डायरेक्शंस हैं, इसमें वास्तु का रोल किस तरीके से आप देख रहे हो? कि कुछ एक स्टेट बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक स्टेट आप आज भी देख रहे हो कि जो 20 साल पहले वहाँ गरीबी थी, बेरोजगारी थी, या स्टडी नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी, आज भी वहाँ वही हाल है।
तो देखिए, एक तो ये तो डायरेक्शंस के बारे में और वास्तु के बारे में बात करें, जी 4 मुख्यतः डायरेक्शंस, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। घर के अंदर 2 स्थिर डायरेक्शंस कौन सी होनी चाहिए? साउथ और वेस्ट। जिस शहर में हम रहते हैं उसके सेंटर से आप चेक कीजिएगा, साउथ और वेस्ट हमेशा फ्लरिश कर रहा होगा। इंडिया का साउथ और वेस्ट क्या है? गुजरात और मुंबई। ग्रोथ कर रहे हैं वो लोग, 100% ग्रोथ कर रहे हैं। वर्ल्ड का साउथ और वेस्ट क्या है? यूरोप, यूएस, यूके, सिंगापुर। ग्रोथ कर रहे हैं वो लोग। तो प्राइमरीली जब हम साउथ और वेस्ट डायरेक्शन को घर में स्थिर रखेंगे जी और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में पूरा प्रॉपर एयर वेंटिलेशन रखेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ग्रोथ आके वहां सेटल हो पाएगी। तो सेम इसी तरह से वास्तु इज द साइंस ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट इन द हाउस। उसको ध्यान रखा जाना बहुत आवश्यक है। जी। अब हम कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन करेंगे। वास्तु या हार्डवर्क? दोनों। 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 सबसे बड़ा वास्तु मिथ क्या है? सबसे बड़ा वास्तु मिथ है कि वास्तु के करेक्शंस पॉसिबल नहीं है और वास्तु में तोड़फोड़ की आवश्यकता पड़ती है। मैं आपको इस बात में बताना चाहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को के टॉयलेट को हटाने के अलावा वास्तु में किसी तोड़फोड़ की आवश्यकता नहीं है। जी। एक चीज जो घर में होनी चाहिए? पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस एंड ग्रोथ। एक चीज जो घर से हटा देनी चाहिए? नेगेटिविटी। और दूसरा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंडर होना चाहिए व्यक्ति को, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। प्लस कबाड़ जितना घर में है ना, और खासतौर से जो आईफोन्स के लोग बाग जो डब्बे ला के घर में रख लेते हैं ना, वो इस्तेमाल होने वाले हैं, वो कभी जीवन में इस्तेमाल नहीं होंगे। तो प्लीज़ सबसे पहले उन डब्बों को बाहर कीजिए। आप अपने घर में अगर कबाड़ हटा के घर में सिर्फ और सिर्फ नमक और नींबू का पोंछा हर हफ्ते लगा लोगे ना, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ एटलीस्ट 20 to 30% चेंज होनी शुरू हो जाएगी। नमक और नींबू का पोंछा? यस। ओके, दैट्स ग्रेट। एक एडवाइस जो आप सबको देना चाहेंगे? सिर्फ बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, लाइफ में प्रॉब्लम्स हर जगह हैं, देखने का नज़रिया है बस। आप प्रॉब्लम को देखोगे तो प्रॉब्लम नज़र आएंगी, सोल्यूशन को देखोगे तो सोल्यूशन नज़र आएगी। रादर देन घर पे बैठ के चीज़ों में नेगेटिविटी निकालने की बजाय ना, प्लीज़ निकलिए बाहर और उसका सोल्यूशन निकालिए। सोल्यूशन निकाल लोगे ना तो राजा बन जाओगे। घर में बैठ के सिर्फ प्रॉब्लम सोचते रहोगे ना तो कभी सलाह नहीं मिलेगी, कभी नुकसान, हमेशा नुकसान में रहोगे। जी, हमने इस पॉडकास्ट में ऑलमोस्ट सारी चीज़ों पर बात की और जो प्रॉब्लम्स जो क्लाइंट्स आपके साथ लेकर आते हैं उस पर भी बात की। लेकिन एक सवाल जो कुछ लोग ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे उनके मन में भी सवाल चल रहा होगा, क्योंकि आजकल लोग बिजनेस से ज़्यादा स्टार्टअप में बिलीव करते हैं, स्टार्टअप में करते हैं और स्टार्टिंग जो है ना वो काफ़ी ऐसे लगता है कि मेहनत कर रहे हैं लेकिन रुक रही है। तो ऐसे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि उनकी ज़िंदगी कहीं रुक सी गई है, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? देखिए, किसी भी चीज़ को ना सबसे पहली बात एक बात समझिए, नथिंग चेंजेस ओवरनाइट। अपने अपने ऊपर दृढ़ निश्चय रखिए। अगर वो चीज़ आपको सूट कर रही है और आपको वो चीज़ किक देती है, कहने का मतलब है, एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है, उसको खाना बनाने का बहुत शौक है और उसको उसकी नॉलेज भी है ना, और अगर उसकी प्रॉपर प्लानिंग है कि वो कैसे सारी चीज़ों को कर पाएगा, 100% वो सक्सेसफुल हो जाएगा। वास्तु का रोल क्या है कि उसको कहाँ सेटअप बनना चाहिए, लेकिन उसका सबसे बड़ा रोल क्या है कि जिस चीज़ की वो काम को शुरुआत कर रहा है, क्या उसको उसकी नॉलेज है भी कि नहीं। लोग बिना नॉलेज के अगर काम कर लेते हैं ना, भावनाओं में बह के, तो नुकसान खा जाते हैं। तो सबसे पहली चीज अपनी बेस को मजबूत कीजिए। आपका बेस मजबूत होगा ना, 100% आप सक्सेसफुल हो जाओगे। इसीलिए आपने देखा होगा जो लोग अपने अनुभव के काम को करते हैं ना, उनके सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, रादर देन जो सिर्फ ऐसे ही कि चलो भाई कर लेते हैं, करने के लिए जो काम को कर लेते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। जी, एक सवाल जो मेरा पर्सनली रहेगा कि हमारी जब फ़ोन पे बात हुई थी पॉडकास्ट को लेकर, तो आपने एक फिक्स टाइम बताया था कि इसके बाद आप बात नहीं करेंगे। तो क्या उस टाइम की वजह से हमारा ये जो पॉडकास्ट है वायरल हो सकता है? शायद हो सकता है। जिस भी व्यक्ति को अगर मन से ये बात समझ में आएगी ना, जी, तो पक्का हो जाएगा। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि पॉडकास्ट लोगों को समझ भी आएगा और लोग अपने जीवन में वास्तु से शुभ परिणाम भी हासिल करेंगे। फालतू की चीज़ों को इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद बंद कर देंगे। और वो टाइम इसलिए था कि मैं दुनिया को एस्ट्रोलॉजी देता हूँ, तो खुद के लिए पालन नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं उस चीज़ को अपने ऊपर तो अप्लाई करूँ, दूसरों को बताने हिसाब से। इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि पॉडकास्ट का टाइम ये होना चाहिए। जी।
तो हमारी आज की ये कॉन्वर्सेशन काफ़ी जो है यहाँ पे नॉलेजेबल रही। वास्तु को लेकर हमने बात की, बहुत सारे मिथ जो चल रहे हैं उन पर बात की, सोशल मीडिया पर जो अपने आप को वास्तु एक्सपर्ट कहते हैं उनके लिए भी सर ने जवाब दिया कि उन्हें चेक कैसे करना है। और सबसे बड़ा सवाल, बहुत कॉमन सवाल जो घर और बिजनेस को लेकर लोगों को रहता है कि डायरेक्शन क्या रखनी चाहिए, चाहे वो मंदिर की हो, चाहे बेडरूम की हो, चाहे कमरे या किचन की हो, तो उस पर भी हमने बात की। आपको ये कॉन्वर्सेशन कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। तो मैं आशु धारीवाल अब आपसे अलविदा लेती हूँ, फिर जुड़ूंगी आपके साथ एक नए पॉडकास्ट, नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।